नमस्कार, मैं दिनेश कुमार गौड़ आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आने वाली सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। आप सबने देखा 2014 के बाद 10 साल हो गए। मोदी सरकार ने काफ़ी देश में बदलाव किए हैं, बहुत तरक्की के काम किए हैं, विकास की चाहों और जो है गंगा बहाई है। मैं उन सब पे बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता, आप सब जानते हैं क्या क्या किया है। आज विदेश के अंदर भारत का डंका बजता है और ये उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी जो अब जा रहे हैं सबके बीच, तो अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके और जनता से आने वाले 5 साल के लिए आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। और मुझे आशा है कि जनता उनको आशीर्वाद प्रदान करेगी और ईश्वर से प्रार्थना है कि जनता उनको भरपूर आशीर्वाद दे, वो वापस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से अपनी सरकार बनाए। अब बात करते हैं प्राथमिकता की। ज़्यादातर बात चल रही है प्राथमिकता में, तो पहली प्राथमिकता कोई कहता है पीओके वापस लेना है, कोई कहता है तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। हाँ, बनना है, लेकिन मेरे विचार से ये प्राथमिकता में सबसे ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसका कारण ये है, ये मेरा विचार है, कि एक समय था भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन हम लोगों की आपसी फूट का नतीजा ये रहा कि दुनिया की अलग अलग शक्तियां हम पे आके आक्रमण करके और हमारे देश को गुलाम बनाया, हमारे देश को लूटा और रिजल्ट आपके सामने है क्या हुआ था। हम बहुत लंबी गुलामी से निकल के आए। दूसरा, इसलिए मैं आर्थिक विकास को तवज्जो तो देता हूं, लेकिन सबसे पहले जो मेरे हिसाब से प्राथमिकता होनी चाहिए, हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा को सबसे पहले मजबूत करना होगा। आज देश के जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। आज देश में कई राज्यों में ऐसी सरकार हैं जो देश विरोधी काम कर रही हैं, संविधान विरोधी काम कर रही हैं। उन पे अंकुश लगाने की जरूरत है। संविधान में जो शक्तियां प्रदान की हैं, उन शक्तियों का उपयोग करके जो सरकारें देश हित के लिए खतरनाक हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि अगर उनको बर्खास्त नहीं किया तो ये जो पहले बांग्लादेशी घुसपैठी आए, रोहिंग्या आए, इन सबको पूरे देश में इनको बसाने का काम यही देश विरोधी जो राज्य सरकारें हैं वो कर रही हैं। और इन घुसपैठियों को अगर बाहर निकालना है तो सबसे पहले इन राज्य सरकारों को बर्खास्त करना होगा। इनको बर्खास्त करे बगैर जो है हमारे अंदर आंतरिक सुरक्षा नहीं आ सकती। दूसरा, देशद्रोह कानून को बहुत सख्त करना होगा और सख्ती से लागू करना होगा। आज जिसको देखें संविधान को ताक पे रख के, देश के मान सम्मान को ताक पे रख के, देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना को
ठेस पहुंचा के फूट डालने के लिए जो आए मन में बोल देता। विदेश में जाके देश की नीतियों का गलत रूप से प्रचार करके देश की छवि को खराब करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उसमें प्रावधान होना चाहिए कि सबसे पहले तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनकी जांच होनी चाहिए और उस जांच के अनुरूप उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करने का कार्य करना चाहिए। आंदोलन प्रजातंत्र में सबका अधिकार है, आंदोलन करना, जुलूस निकालना, धार्मिक जुलूस भी निकालना, लेकिन इनमें दो चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। पहले धार्मिक जुलूस पे आ जाते हैं। धार्मिक जुलूस जो निकलेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अनुशासन में होने चाहिए। किसी भी तरह का उसके अंदर उपद्रव नहीं होना चाहिए, भड़काऊ भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए और उस जुलूस पे कोई भी अगर आक्रमण करता है तो और उस जुलूस पे हमला करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह आंदोलन करने का अधिकार तो है, लेकिन वो आंदोलन संविधान में निहित नियमों के तहत होना चाहिए। उग्र आंदोलन नहीं होना चाहिए। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला आंदोलन नहीं होना चाहिए। जो भी ऐसा आंदोलन करते हैं उनसे संपत्ति के नुकसान की भरपाई तो करनी ही है, लेकिन उन पे कठोर कार्रवाई, जिस तरह का अपराध है उस हिसाब से उन पे कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 30 के अंदर ये प्रावधान किया है कि हिंदू जो हैं सनातन धर्म वाले, वो अपनी धर्म की शिक्षा का प्रचार नहीं कर सकते। उसके बारे में लोगों को नहीं बता सकते और अल्पसंख्यकों को उसके लिए छूट। ये बहुत घातक है, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर कभी किसी से द्वेष करना नहीं सिखाया जाता। और दूसरी तरफ जो दीनी शिक्षा के नाम पे ये जो मदरसे चल रहे हैं, ज्यादातर मदरसे आतंकवादियों का अड्डा बन चुके हैं। इसके अंदर आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, बच्चों में जहर भी भरा जाता है। इनकी वफादारी इस्लाम के प्रति रहेगी, देश के प्रति नहीं रहेगी, जो बहुत घातक है। इस धारा में तुरंत प्रभाव से जो है इसको समाप्त करके और ये प्रावधान किया जाना चाहिए कि सनातन धर्म की शिक्षा देने का पूरी तरह से अधिकार होगा और ये जो दीनी शिक्षा के नाम पे जो मदरसे वगैरह चल रहे हैं, इनको समाप्त करके बच्चों को एजुकेट करने के लिए अच्छी शिक्षा और सबको समान रूप की शिक्षा देने का काम करना चाहिए, ताकि देश का जो अंदर जो जनरेशन आए वो उनमें देशभक्ति की भावना हो, जज्बा हो देश के प्रति। एक बनाया एक्ट, अपने हिंदू दान धर्म एक्ट 1951। उसमें क्या किया गया, कांग्रेस सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया, वो चाहे जिस मंदिर को अपने अधीन कर सकते हैं। सिर्फ मंदिर को ध्यान रखिए, यानी सिर्फ सनातन धर्म के जो पूजा स्थल है उनको, दूसरों को नहीं। एक धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर इस तरह का नियम बिल्कुल संविधान विरोधी और गैर कानूनी है। इस नियम को तुरंत समाप्त करना चाहिए और
जो राज्य सरकारों ने जिन पूजा स्थलों को अपने अधीन किया है उनसे उनका अधिकार छीन के और उन पूजा स्थलों को पुनः वो अधिकार दे दिया जाना चाहिए। एक नरसिम्हा राव जी ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। अब उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कह दिया 15 अगस्त 1947 से पहले जो पूजा स्थलों की स्थिति है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आक्रांताओं ने जो पूजा स्थल तोड़े हैं उनको वापस से विकसित करने की बात की जाती तो संविधान के अंदर उचित होती, लेकिन हर जगह सनातन धर्मियों के विरुद्ध एक्ट बनाना ये गलत परंपरा है। आक्रांता हमारे देश का गर्व नहीं है। ये तुष्टीकरण की नीति देश के लिए घातक रही है और उसी का परिणाम है कि देश के अंदर जो मुस्लिम समाज आजादी के बाद देश की मुख्य धारा में आ जाना चाहिए वो नहीं आया। इस पे मैं आगे बात करूंगा। उसके अलावा मेरी एक प्रायोरिटी रहेगी न्यायपालिका पे संविधान सम्मत अंकुश लगाने की आवश्यकता है। निरंकुशता ना विधायिका में होनी चाहिए, ना कार्यपालिका में और ना न्यायपालिका में। लेकिन इधर देखा गया है न्यायपालिका अपनी सीमा से बाहर जाके और निरंकुशता के हद की ओर बढ़ रही है। आप बताइए, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर विभाग के अंदर, हर संस्थान में पारदर्शिता है, हर चीज पब्लिक डोमेन में। न्यायपालिका में क्यों नहीं? क्या भय है इनको? इस भय का कारण क्या है? इस पे सोचना होगा। किसी भी संस्था के अंदर प्रमोशन, अपॉइंटमेंट इन सब के नियम हैं और वो पब्लिक डोमेन में है। न्यायपालिका में क्यों नहीं? न्यायपालिका तो खुद इंस्ट्रक्शन देती है जो है अनेक विभागों को, आपने यहाँ पे पारदर्शिता नहीं रखी, आपने यहाँ पारदर्शिता नहीं रखी, और खुद उनके अंदर पारदर्शिता नहीं है। उनको उनके गिरबान में झकवाने की आवश्यकता है और संविधान सम्मत नियम और कानून उन पे लागू होने चाहिए। और कितनी अजीब बात, देश के किसी संस्थान में ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन ये अवकाश इतने तो नहीं होते, जबकि इनके पास केसों का अंबार लगा हुआ है, मामलों का ढेर लगा हुआ है। और ये इतने गैर जिम्मेदाराना, कहना चाहूंगा, मुझे अफसोस है पर कहना पड़ रहा है कि ये अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ के और छुट्टी पे चले जाते हैं। क्या किसी विभाग के अंदर ऐसा संभव है? छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। इसलिए ये जो गलत तरीके से जो अंग्रेजों के टाइम से जो चल रहा है ना छुट्टियों वाला काम, इनको भी तुरंत प्रभाव से समाप्त करना चाहिए। ये छुट्टियां वगैरह जो है नियम जैसे दूसरे विभागों में नियम है, उस नियम के तहत ही इनको छुट्टी अवकाश मिलने चाहिए। उससे बाहर अलग से प्रिविलेज देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जितने भी विभाग हैं, जितने भी वेतन भोगी हैं, वो टैक्स पेयर और भारत के जो राजस्व है उससे जो है इनको भुगतान किया जाता है। तो इनकी देश के प्रति जिम्मेवारी है। ये निरंकुशता किसी भी तरह की स्वीकार्य नहीं है।
और कितनी अजीब बात है, ये इनका अधिकार है। कौन सा केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, ये इनके विवेक पे डिपेंड है। किसको ये मना कर दे कि जाइए नीचे कोर्ट में, ये इनके विवेक पे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई यार्डस्टिक होनी चाहिए, कोई ना कोई इसका पैरामीटर होना चाहिए। विवेक हर जगह विवेक काम नहीं करेगा। दूसरा, जमानत कितने दिन तक, कितने साल तक चलेगी? आप क्या असक्षम हैं केस को डिसाइड करने के लिए? असक्षम है तो रिजाइन करिए और जाइए सक्षम इंसान को बैठाइए वहां। 12-12, 15-15 साल तक जो है ना, वो जो है बेल पे चल रहे हैं। और कौन चल रहे हैं? वीवीआईपी। एक आम आदमी अगर जमानत मांगता है उसको कोई जमानत नहीं देता। इसलिए इस पे अंकुश लगाना सबसे जरूरी है। देश को विकास पे बढ़ाना है तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। थर्ड इकोनॉमी बने, जरूर बने, उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। पीओ को लाने से, पीओ को भारत में मिलाने से पहले जो मैंने ऊपर प्राथमिकताएं बताई हैं उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। उसका कारण, जिन्ना और नेहरू ने जो हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा की, वो खाई बाद के, आज़ादी के बाद की ये जो सरकारें आई कांग्रेस की या तथाकथित छद्म सेकुलर, इन्होंने उस खाई को पाट दिया। मुसलमानों को भारत की मुख्य धारा में नहीं जोड़ने दिया। आज भी उनके लिए इस्लाम पर प्रथम है। ज्यादातरों की बात कर रहा हूं, हर एक की बात नहीं कर रहा। लेकिन ये तो गलती हर एक में है कि कोई भी आतंकवादी की बुराई नहीं करेगा। कोई अगर देश विरोधी बयान दे रहा है तो कोई मुसलमान उनकी बुराई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो भारत की मुख्य धारा में नहीं है। और ऐसे में हम पीओके को जब लाएंगे तो उसके जो है लोग भी हमारे देश में आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत खतरा हो जाएगा। इसलिए उसको लाने से पहले देश की आंतरिक सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त करना बहुत जरूरी है और उसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरा वीडियो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन ये बातें करनी मैंने सोचा आवश्यक है। तो मेरे विचार से ये प्राथमिकताएं हैं। आने वाली सरकार को कुछ भी फैसला लेने से पहले मेरे विचार से इन बातों पे अवश्य विचार करना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।